अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंसेस एंड देन काइंड्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने फंक्शनल इंग्लिश का स्टार्ट लिया तो हमने सेंटेंस की टाइप्स भी की, सेंटेंस की डेफिनेशन भी की, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स थी जो कि हमने नहीं की थी। जस्ट हमने उसकी टाइप्स की कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज़ क्या होती है। फिर बाद में हमने क्लॉजेस और फ्रेजेस को भी डिटेल में किया। तो सेंटेंसेस को भी हमने डिटेल में करना है क्योंकि ये हमारे कंटेंट्स का पार्ट है और इसको आपने अच्छी तरह डिटेल में करना है। ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसकी डिटेल पता चल जाएगी। और सेंटेंसेस जो हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो कैसे डिफरेंट हैं और कैसे सेंटेंसेस जो हैं वो अपने मीनिंग्स जो हैं वो चेंज करते हैं। सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन थी जो हमने पहले की थी आप वही भी कर सकते हैं। जो अभी मैं आपको न्यू करवाऊँगी आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन आप ले सकते हैं। हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि ऑर्डर में हों, एनी ऑर्डरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता हो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। कि जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन या और सात वर्ब, सात ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें जब आपको हेल्पिंग वर्ब सब नज़र आए एक तो वो एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो एक सेंटेंस कहलाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बात क्या की जा रही है और वो बात कैसे हमें समझ आ रही है। तो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस चाहे शॉर्ट है या चाहे लॉन्ग है, whether it's short or long must express a complete idea, completes, कि अगर कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो बड़ा सेंटेंस है या चाहे वो छोटे से छोटा है, उसको अपना आइडिया कंप्लीट, अपनी बात जो भी बात कन्वे करना चाहता है सेंटेंस वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी उसके अंदर ऐसे वर्ड्स का यूज़ हो जो कि मीनिंग्स को क्लियर करें और बात को कंप्लीट करें। एंड अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी कि अगर एक सेंटेंस के टू पार्ट्स भी हैं ना तो उसमें से एक पार्ट ऐसा हो जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। हमने जब क्लॉजेस किए भी थे तब भी हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किए थे। इसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स कि जो अपनी बात पूरी क्लियर कर रहा हो, यानी कि उसके साथ अगर हम एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाएं, यानी कि उसके अंदर साथ हम एक और सेंटेंस अगर हम बट लगा के या बिकॉज या और लगा के हम लगाएं एक सेंटेंस और, तो भी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वो उसका मीनिंग क्लियर कर रहा हो। तो एक सेंटेंस वो होगा जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन कि ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसके अगर टू पार्ट्स हों भी सही तो भी उसका एक पार्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़रूर हो, यानी कि सब्जेक्ट हो साथ उसके वर्ब हो या फिर जिस पे भी काम किया गया या कोई काम कर रहा है वो एक कंप्लीट थॉट जो है वो दे रहा हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज आर सो कॉल्ड सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो होते हैं वो हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाया भी जाता है ताकि मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो जाए, लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज हटा भी दिया जाए तो मीनिंग फिर भी वो क्लियर कर रहा होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं बिकॉज दे मेक सेंस, क्योंकि ये बात कम्प्लीटली क्लियर कर रहे होते हैं। मैंने इसमें मिस प्रिंटिंग थी तो मैंने आर सो कॉल्ड सेंटेंसेस खुद से रेड बॉल पेन से लिख दिया ताकि आप ये मिस्टेक ठीक कर लें। व्हेन दे स्टैंड ऑन देयर ऑन, क्योंकि ये ऐसे क्लॉजेज होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो कि सेपरेट अकेले भी अपनी बात क्लियर कर रहे होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, जैसे दे आर समटाइम्स रेफर टू एज मेन क्लॉज, इनको हम मेन क्लॉजेस भी कह सकते हैं। इन सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका ये होता है कि इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट और एक वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़रूर होता है।
यानी कि अगर आपको पहचानना है कि एक सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि नहीं, आप उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट ये ज़रूर हो, और उसके साथ प्रेडिकेट या उसके साथ वर्ब ज़रूर हो। जैसे आई रिफ्यूज़, इसमें आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, रिफ्यूज़ वर्ब है, और उसको हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। द विंड ब्लोज, इसमें भी हम देख रहे हैं कि द विंड जो है वो सब्जेक्ट है और ब्लोज जो है वो वर्ब है। इसी तरह डॉग्स बार्क, बीस स्टिंग, कैट्स म्यू, ये सब जो भी करेक्टर्स हैं, चाहे वो कैट है, चाहे वो बीज हैं, चाहे वो डॉग्स हैं, चाहे वो विंड है, चाहे वो आई प्रोनाउन है, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। इनके साथ एक प्रेडिकेट, एक वर्ब ज़रूर लगाया गया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये अपना मीनिंग इस इतना अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि अगर इनके साथ हम एक सेंटेंस और लगा देते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और लगा देते हैं, तो मीनिंग ज़्यादा बेहतर तो समझ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी लगाते तो भी बात क्लियर हो रही है। तो अबव एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि जो सेंटेंस है बिगिन द सेंटेंस एंड के, इसमें सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से और एंड हो रहा है किससे, प्रेडिकेट से। तो प्रेडिकेट जो है वो ज़रूरी है एक सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग लॉजिकल बनाने के लिए, एक सेंटेंस का आइडिया क्लियर करने के लिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, बाय स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस है कंपाउंड सेंटेंसेस एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस से आप समझ आ रही होगी आपको कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया हो, कि जैसे आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो आप ये देख लें कि इसमें बिकॉज लगा दिया तो दो सेंटेंसेस को आपने जोड़ दिया, तो कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस की टू टाइप्स होती हैं, जिसमें कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कहते हैं। आज हम जो क्लासिफिकेशन है सेंटेंसेस की, उसमें टू क्लासिफिकेशंस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए, जिसमें हम सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंसेस को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको सेंटेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस पे। वैसे तो कंप्लीट मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि क्लासिफिकेशन जो सेंटेंसेस की है स्ट्रक्चर के लिहाज से, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस के लिहाज से डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये बहुत ईजी हैं। और लेंथ के लिहाज से मेजर, रेगुलर एंड माइनर सेंटेंसेस। यानी कि मैं इसलिए आपको ये कह रही थी, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पार्ट्स में करवा रही हूँ ताकि आपको सेंटेंस की कंप्लीट डिटेल पता चल जाए, ताकि जब हम कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग पे आएँ तो आपको सेंटेंसेस का पता हो लिखते हुए कि अब हम जो सेंटेंस बना रहे हैं ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, ये डिपेंडेंट हो सकता है। तो इसलिए हम इसको बड़े अच्छे डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस आर वन ऑफ द मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर, दे आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मकसद ये होता है कि उस बात को अच्छी तरह से क्लियर करके बताया जा सके। तो इस सेंटेंसेस में, इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कंपाउंड कहते हैं, इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जो कि एक ही आइडिया को, एक्सप्रेसिंग क्लोजली रिलेटेड आइडियाज़, जो कि एक ही आइडिया होता है जो कि बहुत ही क्लोज होता है, इक्वल होता है और सिमिलर इम्पोर्टेंस का होता है, उनको ज्वाइन किया जाता है कॉमा के साथ या फिर एंड कंजक्शन लगा के। कंजक्शंस हमने पढ़े थे, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, जितने भी कंजक्शंस हैं
उनके साथ मिला के या एक सेमी कॉलन के साथ ज्वाइन किया जाता है। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और वो एक ही आइडिया पे बात कर रही हों, एक ही आइडिया को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हों, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। By using compound sentences, we can add variety to our writing and speech and avoid the repetitive sound of multiple simple sentences. ये बहुत कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं, इनके साथ जब और बट और इस तरह कॉमा या सेमी कॉलन लगाते हैं, तो उससे आपको एक ही बात अगर आपको रिपीट करनी पड़ रही है तो वो आपको नहीं करनी पड़ती। आप और लगा के, बट लगा के या कॉमा और कॉलन्स लगा के आप बात को आगे बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन करके कर सकते हैं और रिपीटिशन नहीं होती, यानी कि एक चीज़ बार बार आपको रिपीट नहीं करनी पड़ती। डिटर्मिनिंग व्हेन टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए 3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी ज़रूरी हैं। पहले मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ कि एज मैंशन कंपाउंड सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ये बात वही फिर से रिपीट हो रही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं, इक्वल वैल्यू रखते हैं। टू डिटरमिन इफ़ 2 क्लॉजेज कैन बी ज्वाइन, अगर हमें पता चलाना है ना कि एक सेंटेंस कंपाउंड बन सकता है कि नहीं, हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। सबसे पहला आंसर क्या है? डू ईच क्लॉज कंटेन अ सब्जेक्ट। क्या जो पहला सेंटेंस है या जो क्लॉज है, एक सेंटेंस जो है या एक क्लॉज जो है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब है? अगर है यस, तो वो सेंटेंस कंपाउंड बन सकता है। क्या क्या जो एक सेंटेंस है या एक क्लॉज है उसके अंदर वो अपनी बात कंप्लीट कर रहा है? यानी कि अगर उसको दूसरे सेंटेंस से हटा भी दिया जाए तो क्या वो बात कंप्लीट कर रहा है? यानी कि अगर वो जो क्लॉज है उसके अगर 2 पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स में अपनी अपनी बात कंप्लीट हो रही है? येस और नो, ये भी हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या दोनों जो क्लॉजेज हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और इक्वल है, यानी कि पहले सेंटेंस में जो बात की गई है क्या उसका ताल्लुक दूसरे सेंटेंस के साथ है, तो ही उन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जा सकेगा, अदरवाइज़ वो कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं बन सकेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या क्वेश्चन का आंसर करना है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कि क्या उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। क्या वो जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कंप्लीट आइडिया रखते हैं, अपनी अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं। और क्या वो जो दोनों सेंटेंसेस हैं उनकी अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। इक्वल मीन्स सिमिलर इम्पोर्टेंस है। यूँ नहीं कि पहले में बात ज़मीन की गई है और दूसरे में बात और की गई है आसमान की गई है। यानी कि पहले सेंटेंस में भी वही बात की जाए और दूसरे सेंटेंस में भी उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, तो ही वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन पाएगा। आपको मैं आगे एक एग्जांपल करवाती हूँ, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, जैसे आई लाइक रनिंग, हमने देखा है इसमें आई लाइक रनिंग में हमने देखा कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, रनिंग जो है वो इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर वर्ब भी आ रहा है कि मुझे भागना पसंद है, लाइक भी आ रहा है, इसके अंदर हमें समझ आ रही है कि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हमें नज़र आ रहे हैं। हमने कहा ओके यस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है माई सिस्टर इज़ गोइंग टू स्टडी इन स्वीडन। ठीक है, ये भी बात हमें समझ में आ रही है कि सिस्टर जो है स्वीडन में स्टडी कर रही है। लेकिन साथ ही अगर हम तीसरा क्वेश्चन इस पर अप्लाई करें कि आई लाइक रनिंग, माई सिस्टर इज़ गोइंग टू स्टडी इन स्वीडन, इन दोनों सेंटेंसेस का क्या आपस में कोई ताल्लुक़ बनता है? तो बिल्कुल भी नहीं बनता। आई लाइक रनिंग, माई सिस्टर इज़ गोइंग टू, इसका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि मुझे रनिंग पसंद है और मेरी सिस्टर स्वीडन पढ़ने जा रही है। तो ये दोनों सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं बन सकते क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर हम इस सेंटेंस को चेंज कर लें कि आई लाइक रनिंग, साथ इसके अगर हम लगा लेते हैं बट माई सिस्टर डज़ नॉट लाइक इट,
तो हमें समझ आ जाएगी कि ठीक है, मतलब मुझे पसंद है या मेरी सिस्टर को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो ये हमें इस तरह से क्लियर हो रही है। तो यानी कि दोनों सेंटेंसेस का आपस में ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया जा सके। आगे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर वन ऑफ द मेन फोर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। दे आर मेड अप, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे ये मेड अप होते हैं वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि मेन क्लॉज होता है, और एक उसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज लगाया जाता है। यानी कि अगर कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं कि अपनी अपनी बात वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसके ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें से एक जो पार्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो बात कंप्लीट करता है, लेकिन जो उसके साथ दूसरा सेंटेंस लगाया जाता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो उसी सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड एंड लिंक्ड टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया जाता है, जिससे उस सेंटेंस को, उस डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आप ये एक सेंटेंस देखें, आई वेंट टू द सुपर मार्केट वी वर आउट ऑफ मिल्क। अगर आप इसको ज्वाइन करें दोनों सेंटेंसेस को, तो इसमें आप देख लें कि आई वेंट टू द सुपर मार्केट, ये बात क्लियर हो रही है, लेकिन क्यों गए? क्योंकि वी वर आउट ऑफ मिल्क। तो इसके साथ जब आपने बिकॉज लगा दिया तो बात जो वो है, बिकॉज क्या है, वो है डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसी तरह आई वेंट टू द सुपर मार्केट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये बात कंप्लीट कर रहा है अपनी जगह कि हम सुपर मार्केट गए थे, ठीक है गए थे, लेकिन क्यों गए थे? बिकॉज वी वर आउट ऑफ मिल्क, ये ऐड कर रहा है डिटेल को। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस के साथ नहीं भी लगाते तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट है, आई वेंट टू द सुपर मार्केट। तो इसके साथ हमने जब ये बिकॉज लगाया, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे बात ज़्यादा बेहतर क्लियर हो गई। लेकिन है वो डिपेंडेंट किस पे? आई वेंट टू द सुपर मार्केट। मैं आपको सारा पढ़ा भी देती हूँ। Although the reader can probably guess that the relationship between the two ideas above is one of cause and effect, के दोनों के अंदर cause and effect relationship है। cause means के reason और effect mean कि उसकी वजह से आप पे असर पड़ता है। यानी कि आपको एक चीज़ चाहिए तो आप जाते हैं ना कहीं। The relationship could be specific by combining the two ideas into complex sentence instead, as in दोनों सेंटेंसेस को आप बड़े कॉम्प्लेक्स वे में अगर आप बिकॉज लगा देंगे तो आप उनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिकॉज सबऑर्डिनेशन कंजक्शन लगाने से वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, हमने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया जो इंडिपेंडेंट, प्रीवियसली इंडिपेंडेंट क्लॉज को, वी वर आउट ऑफ विल को, इनटू आ डिपेंडेंट क्लॉज, उसके साथ हमने एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया। तो इससे बात जो है, इट कैन नो लॉन्गर स्टैंड अलोंग, अब ये अकेला नहीं है सेंटेंस। कौन सा? आई वेंट टू द सुपर मार्केट वी वर आउट ऑफ मिल्क, बिकॉज लगने से वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, और उसके अंदर जो है वो बात जो है वो उसके साथ जो डिपेंडेंट क्लॉज था वो जब इंडिपेंडेंट के साथ मिल गया तो एक आपस में रिलेशनशिप बन गया। इसलिए अब जो रिलेशनशिप है दोनों में इज़ नाउ परफेक्टली क्लियर, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज आई वेंट टू सुपर मार्केट इज़ अंडरलाइन। इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था। इसके साथ जब हमने बिकॉज वी वर आउट ऑफ मिल्क लगाया तो वो एक रीज़न है, एक इफ़ेक्ट है कि उसका, क्योंकि क्या क्यों चाहिए था, क्या दूध चाहिए था, इसलिए हम वहाँ गए, मार्केट में गए। तो इनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस में उनको तब कंपाउंड सेंटेंसेस बनाया जा सकता है जब उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आज हम यही 2 टाइप्स करेंगे, इनको आप अच्छी तरह डिटेल से देखेंगे, और बाकी 2 टाइप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।